नमस्कार, मेरा देश मेरा प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमर। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी की विजय संकल्प कार्य योजना के तहत बैठक है। मिशन 2023 के लिए बीजेपी का संकल्प तैयार हो रहा है, विजय संकल्प तैयार हो रहा है। आज सभी 1100 मंडलों की एक साथ बैठक है। प्रदेश कार्य समिति की तर्ज पर मंडलों की बैठक है। उद्घाटन सत्र और समेत बैठक में कुल 4 सत्र होंगे। सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया समेत कई नेता संबोधित करेंगे। नेताओं को अलग अलग बैठकों की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुल मिलाकर बड़ी खबर मिशन 2023 के मूड में नजर आ रही है। पार्टी और प्रदेश कार्य समिति की तर्ज पर मंडलों की ये बैठक होगी। उद्घाटन सत्र समेत बैठक में कुल 4 सत्र होंगे और बीजेपी की विजय संकल्प कार्य योजना के तहत ये बैठक है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि मोहन शर्मा जुड़े हुए हैं। शशि, ये जो बैठक है मंडलों की, बताइए कितने बजे शुरू होगी? ठीक, कमरुद्दीन, बैठक शुरू हो गई है, लेकिन बैठक का ऐसा नहीं है कि कोई सभी जगह एक सा समय हो। अलग अलग जगह अलग अलग समय रखा गया है। खास बात यह है कि जो प्रदेश में बीजेपी के 1100 मंडल हैं, उनकी बैठक के लिए आज का दिन तय किया गया है। और इस बैठक को जो कार्य समिति होती है बीजेपी की, प्रदेश कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति, जिला कार्य समिति, उसी की तर्ज पर रखा गया है। 4 अलग अलग सत्रों में बांटा गया है। जो मंडल के पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं, जो कभी ना कभी किसी जिम्मेदारी पर रहे हैं, जो संगठन से जुड़े हैं, संगठन की नीति को अच्छी तरह समझते हैं, वो इन बैठकों को संबोधित करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सभी नेताओं को केवल एक मंडल की जिम्मेदारी दी गई हो। कुछ को एक से ज्यादा की भी जिम्मेदारी दी गई है, जो सक्षम है, जो ऐसी जगहों पर पहुंच सकते हैं, उनकी रेंज में है। मंडल स्तर तक कार्यकर्ता में कैसे प्राण फूंका जाए, क्योंकि पार्टी को अभी सिर्फ चिड़िया की आंख पर जिस तरह अर्जुन की निगाह थी, उस तरह बीजेपी की निगाह 2023 पर टिकी हुई है। हालांकि ये बात सही है कि दूसरे राजनीतिक दल भी 2023 की बात कर रहे हैं, कांग्रेस भी 2023 पर निगाहें टिकाई हुई है, लेकिन कौन कितना ज्यादा अच्छे तरीके से अपने कार्यकर्ता को मोटिवेट कर पाता है, संगठन को तैयार कर पाता है, उसकी जीत होगी। और इसीलिए बीजेपी अपने मंडल स्तर तक जाकर के कार्यकर्ताओं में प्राण फूंकने की कवायद कर रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि जो अग्रिम मोर्चे थे, उनकी संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक हुई है। अलग अलग जगह नेता दौरे कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ 2023 के नजरिए से संगठन को मजबूत करने के लिए ये बैठकें हैं। और पार्टी बीजेपी के विपक्ष में होने की वजह से बात ये भी हो जाती है कि आपने किन किन मुद्दों को उठाया और आगे किन मुद्दों को उठाने वाले हैं। कमरुद्दीन, इन मुद्दों के ऊपर आपने देखा पिछले दिनों बीजेपी ने जनाक्रोश रैली निकाली। और ये बात सही है कि विपक्ष के नाते बीजेपी का काम है सरकार को घेरना। हालांकि कई बार ऐसा भी आया जब खुद कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते रहे कि बीजेपी सक्रिय विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। इस आलोचना के अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि वास्तव में धरातल पर कितना काम हो रहा है, ये भी परख आज मंडल की बैठकों से होगी। नेताओं के प्रति कार्यकर्ताओं में रुझान तो रहता ही है, लेकिन उन नेताओं की बात से कार्यकर्ता प्रभावित होकर के कितनी सक्रियता से संगठन के काम को करने और उसको जनता तक पहुंचाने में लगता है, ये इन बैठकों से तय होगा। शशि, क्या इस बैठक को इस तरह से हम देखें कि ये कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं उनको रिचार्ज करने का प्रयास भी है? यही मैंने आपको बताया कि कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार कैसे हो, उनमें जोश कैसे भरा जाए और उनको संगठन का काम करने के लिए किस तरह तैयार किया जाए। आप किसी को लाठी से नहीं हाँक सकते हैं जब तक कार्यकर्ता अपने मन से तैयार नहीं होगा, मन से पार्टी के काम को बिल्कुल। शशि, आप बने रहिएगा। इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। ताकत होगी और हम उस मतदाता तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो पहले लड़ाई ही मिलता था, बोले जी चुनाव में दिखते, मतलब नेता तो बात है, कार्यकर्ता ही कई बार कैसे रहे। अब तो ठीक है, अशोक गहलोत जी की मेहरबानी है कि पिछले 3 साल से चुनाव ही करा रहे, मतलब हम चुनाव चल रहे, अभी नहीं छोड़ा नगर पालिकाओं में फिर पार्टी। लेकिन ये तो सतीश पूनिया को हमने सुना, वो सरकार को घेरते हुए दिख रहे थे। शिकायत ही होगी। दूसरा, मेरे ख्याल से इस बात के आप भी साक्षी हो, इस पार्टी की खूबी की चर्चा आपने करी है, लेकिन मेरे ख्याल से जनसंघ जब बना था 21 अक्टूबर 1951 को, तो उस समय तो कांग्रेस का बिल्कुल ऐसा
आजादी के तुरंत बाद जलवावनी गई था, नेहरू जी का इतना बड़ा कद था, उस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता था। आप में भी कई लोग ऐसे होंगे, वैसे तो बहुत नई पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन आप में फिर भी कुछ 10-20 लोग ऐसे हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे कि बीजेपी की केंद्र में वो बहुमत की सरकार है। क्यों तो लोग आगा सही है, कभी सोच नहीं सकते थे कि केंद्र में बहुमत की सरकार आएगी। 26 दलों को सहयोग लेके अटल बिहारी जी ने सरकार तो चला ली, पर बहुमत नहीं आया। अब बहुमत क्यों जरूरी है? बहुमत इसलिए जरूरी था कि देश में ऐसे बहुत मुद्दे थे जिनका समाधान बहुमत से ही हो सकता था। अब 370 का समाधान बिना बहुमत के हो सकता था? जनता नाराज होती है आपसे, साहब आपने घोषणा पत्र में दे दिया 370 हटाओ, अब काका जी हटाए कैसे? आपका बहुमत ही नहीं, मंदिर का नहीं बढ़ता। जनता आपको कहती है साहब मंदिर बनाने का भरोसा दिया तो बढ़ाओ, मंदिर बढ़ सकता था क्या? तो 3 से 303 तक का जो सफर है, उसमें जब जब मौका लगा, उसमें चाहे गोरक्षा का आंदोलन हो, चाहे गोवा मुक्ति का आंदोलन हो, चाहे कश्मीर का आंदोलन हो, श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, आपातकाल का आंदोलन हो, आजादी के बाद किसी राजनीतिक संगठन ने आंदोलन की इतनी लंबी परंपरा को नहीं किया है। मैं देखता था कहां से मुझे दोनों बार की कालका में जाने का अवसर मिला। देखते हैं केरल का आदमी को अयोध्या में आ रहा है, तमिलनाडु का भी आ रहा है, चाहे कम आ रहे हैं, लेकिन पूरे देश के लोग राम जी की महिमा के लिए, प्राण प्रतिष्ठा के लिए वहां आ जाते थे। कई बार कश्मीर में जाते तो देश के दूसरे असम तक के लोग वहां पर पहुंच जाते थे। किस लिए? कि वो पार्टी के एजेंडे से जुड़े थे। एक समर्पण था, निष्ठा थी कि सब लोग मिलकर पार्टी के लिए काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की बुनियाद संघर्ष है। जब सत्ता आई तो लोग, आज मुझे अभी अखबार के लोग पूछ रहे थे कांग्रेस बाहर क्यों गई, कि क्या कांग्रेस की मार्केटिंग कमजोर थी? मैंने कहा कांग्रेस का सब कुछ ही कमजोर था। इस देश में केवल जाति की, केवल वोट बैंक की, इस तरीके की राजनीति की शुरुआत किसी ने की? कांग्रेस ने की। तो उनको सहूलियत थी, काम नहीं करना पड़ता था। आप खुद साथी हो, कई बार अभी भी लोग जब कहते हैं कि साहब ये समस्या है, कब से है? जब 50 साल से, तो 50 साल की समस्या का जिम्मेवार कौन है? इस देश में यदि शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं हुआ, जिम्मेवार कौन है? कांग्रेस। भ्रष्टाचार है, उसका जिम्मेवार कौन है? कांग्रेस पार्टी है। इस देश को जाति और वोट बैंक की राजनीति पर बांटने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। इसलिए इस देश में एक लंबी समस्या थी, पर आपकी जब सरकार आई, आपके जब लोग आए, तो लोगों ने करके दिखाया। बहुत छोटी सी बात है, जो बार बार किसानों की चर्चा होती है और हम उसका जिक्र अक्सर करते हैं, और वो हक से करते हैं, इसलिए करते हैं कि उसमें सच्चाई है। किसानों को जो छोटी जरूरतें पूरा करने के लिए जो सबसे बड़ा संबल का काम था, उसमें नेहरू जी भी आ गए थे, इंदिरा जी भी आ गई, राजीव गांधी भी आ गए, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने का काम तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। इस देश में फसलों की बीमा लागू करने का काम किया तो उन्होंने किया। मैं अभी देख रहा था, पीछे मुझे चूरू के सांसद बता रहे थे 500 करोड़ रुपए का क्लेम एक जिला के लिए दिया किसान। और सुना हमने सतीश पुनिया को, हमारे संवाददाता शशि लगातार जुड़े हैं। शशि, जो संबोधन है वो अभी भी केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर ही केंद्रित है और लगातार उपलब्धियां केंद्र की गिनाई जा रही हैं। दिन आपने सुना सतीश पुनिया को, वो दोनों बातें कह रहे थे। केंद्र को भी उन्होंने क्रेडिट दिया कई योजनाओं के लिए, खासतौर से किसान क्रेडिट कार्ड की योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय शुरू की गई थी। लेकिन उसके साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अभी तो अशोक गहलोत सरकार की मेहरबानी है जो लगातार चुनाव पे चुनाव हो रहे हैं और कार्यकर्ता सक्रिय है। खास बात यह है कि देखिए
जब ऐसी बैठकें होती हैं तो पार्टी, किसी भी पार्टी का नेता दोनों ही पहलुओं को देखता है, अपनी जो सरकार होती है उसकी उपलब्धियों को भी गिनाता है, और अगर विपक्ष कहीं पर सरकार में है तो उसके कामकाज की खामियों को भी हाईलाइट करने की कोशिश करता है। हाँ, ये अलग है कि खुद की पार्टी की सरकार को देखने का नजरिया अलग होता है और दूसरे की पार्टी को देखने का नजरिया अलग होता है, लेकिन जब संगठन के बीच में आदमी जाता है तो अपनी पार्टी की खूबियों को ही दिखाता है और कमियों का चिंतन केवल अकेले में या गुप्त बैठकों में किया जाता है, जिससे उनमें सुधार किया जा सके। अभी सतीश पूनिया मंडल के कार्यकर्ताओं, मंडल के पदाधिकारियों के बीच में है और उन्होंने जो रामपुरा में अपने विधानसभा क्षेत्र में मंडल की बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधन दिया, उसका मूल मंत्र यही था कि आप जनता तक, मतदाता तक जाइए और अपनी बात को पहुंचाइए कि किस तरीके से संगठन काम कर रहा है, और जो संगठन के कामकाज से जब जनता प्रभावित होगी तो वो अपने आप पार्टी से जुड़ेगी। यही जो आधारभूत बात है पार्टी की, वही उसको मजबूत करेगी। ऐसा सतीश पूनिया ने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। जी शशि, बिल्कुल जो संगठन की बात करें तो बीजेपी संगठन में मजबूत स्थिति में रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बात और बताएं तो जो खास तौर से जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, बूथ पर बहुत फोकस रहता है, वहां पर बहुत ज्यादा बीजेपी का फोकस रहता है। कमरुद्दीन, देखिए, बूथ वो यूनिट है जो वोटिंग के लिए सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है। ऐसे में प्रदेश के जो सभी बूथ हैं उनके ऊपर पार्टी की अपनी तैयारियां पिछले दिनों में आपने देखी है। बीजेपी में जब प्रदेश अध्यक्ष ओम माथुर हुआ करते थे तो उन्होंने एक बूथ 10 यूथ का फॉर्मूला दिया था, यानी हर बूथ पर 10 ऐसे युवा तैयार किए जाएं जो उस बूथ का पूरा कामकाज देखें। हालांकि पार्टी अब एक पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट भी लेकर के आई है और एक बूथ 10 यूथ के हिसाब से काम करते हुए बूथ पर जो काम करने वाले युवाओं को जिम्मेदारी दी गई थी, वो उस पूरे बूथ के वोटर्स का ध्यान रखते थे। ये ध्यान रखते थे कि किस परिवार में कितने वोट हैं, कौन बाहर काम करता है, कौन वहीं पर काम करता है जहां उसका वोट है, अगर बाहर काम करने वाला कोई है तो उससे किस तरह मदद ली जा सकती है, चुनाव के समय उसको बुलाने का ध्यान रखते थे। ये सारी व्यवस्थाएं बूथ के ऊपर मजबूती का आधार बनी है बीजेपी के लिए, और इस फॉर्मूले पर चलते हुए बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में, आपने पिछले दिनों देखा कि महाराष्ट्र में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, बिल्कुल, तो शशि कहा जा सकता है कि चुनाव 2023 को जीतने के लिए संकल्पना तैयार है और संकल्पना को साकार करने के लिए संकल्प लिए जा रहा है। बहुत शुक्रिया।